नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। विश्व भूगोल के अंतर्गत जो सीरीज हम शुरू किए हैं उसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी की कौन कौन सी गति है, दिन रात क्यों होता है, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, पौने क्यों चलती है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कितने स्पीड से है और कितने स्पीड से वो रोटेट करती है और कितने स्पीड से रेवोल्यूशन करती है। आइए तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। मैंने यहाँ पे पृथ्वी की गतियां लेकर इसको बताने का प्रयास किया है। इससे पहले कि हम पृथ्वी की गतियों के बारे में हम जाने, पहले हम जान लेते हैं पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी है। इसके अलावा आधार से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आधार से बनाती है 66.5 डिग्री का कोण, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये है अपना पृथ्वी। चूंकि पृथ्वी की आकृति जियोड है लेकिन गोल मानकर उसको हम पढ़ते हैं। पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की तरफ कुछ रेखाएं खींची गई है जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसमें 0 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है। 0 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में से हम इक्वेटर कहते हैं। ये हो गया, ये याद रखेंगे। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 1 डिग्री इधर मान के 1 डिग्री इधर मान के इसको मिला दिया गया है, एक और अक्षांश रेखा हो गई। इसी प्रकार 1-1 डिग्री दोनों तरफ मानने पर हम यहाँ तक आते हैं तो 90 पहुंचता है, और इधर से भी आते हैं तो 90 यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो 1-1 डिग्री पे हम मिलाते जाएंगे तो यहाँ तक यदि हम पहुंचते हैं तो 90 तक हम जाते हैं। तो 90 जो है इस पर से ऊपर की तरफ, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो 90 अक्षांश रेखाएं हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पृथ्वी को 2 भागों में हम बांटते हैं। तो ऊपर वाला जो गोला का आधा होता है उसे हम बोलते हैं गोलार्ध। तो ये वाला हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे वाला हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। इसके साथ ही विषुवत रेखा से जितने भी ऊपर की तरफ की रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश तो बोलेंगे ही, लेकिन यहाँ से चूंकि ये उत्तर में है तो इन रेखाओं को हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखाएं। यहाँ से जितने भी ऊपर की तरफ रेखाएं हैं इसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। उत्तरी अक्षांश रेखाएं इन्हें हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ये हो गया। अब इसमें कुछ विशेष रेखाएं हैं। रेखाएं तो सब होती है, व्यक्ति तो सब होते हैं जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं और अपना नाम करते हैं। उसी प्रकार रेखाएं तो यहाँ पर बहुत सी है, लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी है जो विशेष है। तो एक तो रेखा ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, इसको हम याद रखेंगे। और जो है ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ या ऊपर बढ़ रहे हैं तो इन रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जा रही है। इसके साथ ही ऊपर जो एक बिंदु ये बना है और नीचे ये, इसको हम ध्रुव कहते हैं। तो चूंकि ये उत्तर में है तो इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और नीचे चूंकि ये विषुवत रेखा से नीचे की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, इसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ये हो गया, बीच में हो गया आपका विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। इसके अलावा हम 1 2 3 4 ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे हम जाते हैं। इसको हम मान लेते हैं 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री हो गया। चूंकि ये उत्तर में है तो इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। इसके साथ ही
66.5 वाली जो रेखा है, 66.5 वाली जो रेखा है, 66.5 वाली जो रेखा है, इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। 23.5 यहाँ पे ये भी लिख देंगे उत्तरी अक्षांश। 23.5 लिख देंगे उत्तरी अक्षांश। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में स्थित कुछ प्रमुख रेखाओं के नाम। सबसे पहले इतना याद रखेंगे कि पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा पश्चिम से पूर्व की तरफ बांटती है 0 डिग्री पे, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। उसके ऊपर पृथ्वी को 2 भागों में बांटने के बाद ऊपर वाले गोले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से नीचे की जो गोला बनता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार एक एक प्रत्येक डिग्री पे एक एक रेखाएं खींची जाती है, जिसमें से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को विशेष नाम दिया गया है। उसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार उत्तर में सबसे ऊपर देखा जाए तो ध्रुव का निर्माण हुआ है, पोल का निर्माण हुआ है। ऊपर वाले क्षेत्र को हम उत्तरी ध्रुव और नीचे को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार प्रत्येक एक एक डिग्री पर इधर भी एक एक रेखाएं खींची गई है और यहाँ पर भी हम जब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पहुंचते हैं तो इसको भी विशेष रेखा मानकर इसका नाम रखा गया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा। इसे हम कहते हैं मकर रेखा। इसी प्रकार 66.5 डिग्री यदि हम जाते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाते हैं तो इसका भी विशेष नाम रखा गया है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हम जाते हैं। दक्षिणी अक्षांश में जाने पर इसका नामकरण जो होता है वो है अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त इसे कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सूर्य की स्थिति और के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। अभी हम जल्दी से इसको जानेंगे। पहले आप इतना याद रखिए, पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री पे उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा आती है उसे हम मकर रेखा, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके अलावा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो रेखा है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो रेखा है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ पर ये भी हम याद रखेंगे कि प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 111.3 भी दिया है, लेकिन मूल रूप से हम 111 किलोमीटर याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री पे है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में आते हैं वैसे वैसे इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाती है। इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। पृथ्वी हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसीलिए हमें सूर्य पूरब से और पश्चिम की तरफ उदय होते हुए दिखाई देते हैं। ये अलग बात है। आगे हम इसमें देख रहे हैं ये कि प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है और 111 किलोमीटर है। और इसमें देखा जाए तो ये अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड, इसके साथ ही पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है तथा अपने आधार से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये पिछले क्लास का रिपीट मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इस क्लास का वीडियो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि पृथ्वी की
कौन कौन सी गतियां यहाँ पे होती है और कैसे जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर ही घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और अपने आधार से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए अपने अक्ष पर घूमने का कार्य करती है, जो लगभग 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। जिसे हम घूर्णन गति, दैनिक गति या रोटेशन कहते हैं, जो 1600 किलोमीटर प्रति रफ्तार जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूमती है। इसी के कारण जो होता है दिन रात होता है। ये भी हमेशा याद रखेंगे कि पृथ्वी जो है हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, जिसके कारण सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी का एक चक्कर जो है 24 घंटा या 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा होता है। यही कारण है कि 24 घंटे का दिन रात बनाया गया है। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का कारण पवन क्यों चलती है, पवन के चलने का एक मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूमती है और 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति, जैसे हम अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू को देखते हैं एकदम अपने अक्ष पर दौरे पर एकदम घूमता रहता है, उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। उसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। याद रखेंगे 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उसके कारण क्या होता है, तो उसके कारण होता है दिन और रात। दिन और रात होने का कारण क्या है, दिन और रात होने का कारण है घूर्णन गति। कितना घंटा में भैया एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो 24 घंटे। एक्यूरेट बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और पवन चलने का यानी कि हवाएं जो चलती है उसका एक मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन गति है। तो यहाँ पे कारण एक ये भी बनता है कि जब पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है तो हम स्थिर क्यों हैं, हम स्थिर इसलिए हैं, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण यह है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोगों को खींचे हुए है। इसके अलावा भी बात करें तो पृथ्वी चूंकि गोल है और अपने रफ्तार से घूमती है, सेम रफ्तार में यदि कोई वस्तु घूमेगी, यदि आप उस पर रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे बुलेट ट्रेन पर यदि आपको बैठा दिया जाए, पूरा खिड़की उड़की बंद कर दिया जाए तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ट्रेन चल रही है। इसके अलावा जब हम प्लेन पर बैठे होते हैं और आकाश में आते हैं तो प्लेन पूरा चलता रहता है, खिड़की दरवाजा सब बंद रहता है, एकदम पूरा पैक रहता है, तो समझ में नहीं आता है कि प्लेन चल रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उस गति को हम देख ही नहीं पाते हैं, और जैसे ही खिड़की से देखेंगे तब हमें लगेगा कि अरे हम तो यात्रा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार चूंकि पृथ्वी घूम रही है उसके साथ हम भी घूम रहे हैं, तो पता नहीं चल पाता है। अब देखेंगे के बाद तब ना हमको पता चलेगा कि हम भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के इतने रफ्तार होने के बाद भी हमें ये महसूस नहीं होता है। इसके अलावा ये भी एक कारण बन सकता है कि हमारी जो शक्ति है वो उतनी नहीं है कि हम उसको देख सके। जैसे एक छोटे से चींटी को कागज पे रख के चारों तरफ घुमाइएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम घूम रहे हैं कि नहीं, वो इधर उधर घूमता रह जाएगा। तो उसकी उतनी पास शक्तियां नहीं है कि उस चीज को महसूस कर सके। इसके अलावा पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो हमें पता नहीं चलने देता है। तो ये हो गया पृथ्वी का घूर्णन गति। घूर्णन गति हमेशा याद रखेंगे अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन गति। दूसरी जो पृथ्वी की गति है वो है परिक्रमण, वार्षिक या रेगुलेशन, जो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगाती है। इसे हम कहते हैं वार्षिक गति या कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण या वार्षिक गति जो 365 या 66 दिन में पूरा करती है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जाड़े का मौसम आता है, वर्षा का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है। वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के साथ ही सूर्य का जो चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पे, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अभी इसको हम आगे देखेंगे। तो आप याद रखेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। कितना समय में घूमती है, तो 24 घंटे में लगभग एक चक्कर लगा लेती है। इसी के कारण दिन रात होता है। वो
इसके अलावा पृथ्वी कितने रफ्तार से घूमती है, तो लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। आगे परिक्रमण या वार्षिक गति लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 365 या 66 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, जिसको एक वर्ष कहा जाता है। सूर्य का चक्कर लगाना, उदाहरण के तौर पर देखें तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं वो मंदिर का चक्कर लगाते हैं, तो मंदिर का चक्कर लगाना क्या हो गया, परिक्रमण हो गया। लट्टू जो नाचता है एक ही जगह पर, बहुत लोग पूजा करते हैं ऐसे करके दौरे पर ऐसे घूमेंगे, तो इसको हम घूमन बोलेंगे। अब मंदिर का चक्कर लगा रहे हैं, इसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, इसे हम परिक्रमण गति कहेंगे। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति, किसी को परिक्रमा करना हम बोलते हैं परिक्रमण गति। तो ये आपका क्लियर होता है। तो घूर्णन गति के कारण जो है दिन रात होते हैं, परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और मौसम परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाने के कारण भी पवन चलने का एक मुख्य कारण बनता है। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी जो है गोल नहीं घूमती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमती है। ये हो गया दीर्घवृत्ताकार पथ, ये हो गया आपका सूर्य, ये हमारे हो गए सूर्य देव, ये सूर्य देव हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रेखा को मैं मान लेता हूँ विषुवत रेखा। ये अपना रेखा जो है विषुवत रेखा है, 0 डिग्री पे पढ़ा चुका हूँ। इस रेखा को हम मान लेते हैं कर्क रेखा। ये रेखा हो गई कर्क रेखा, ये रेखा है कर्क रेखा। इस रेखा को हम मान लेते हैं मकर रेखा। ये जो रेखा है वो मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। ऐसे ही सूर्य जो है स्थिर रहते हैं, यहाँ पर पृथ्वी इनका चक्कर लगाती है। तो 3 स्थितियां आती है सूर्य का। पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं कि ये पूरा अगर पृथ्वी है तो सूर्य एक 0 डिग्री पे होते हैं, उसके बाद उत्तरी अक्षांश में जाएंगे 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश में जाएंगे 23.5 डिग्री। इन्हीं 3 जगहों पर सूर्य उत्तर से दक्षिण की तरफ होते रहते हैं। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक के उसके बाद विषुवत रेखा की तरफ से दक्षिणी अक्षांश में जाते हैं, इसको हम कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। और दक्षिण से फिर आके फिर विषुवत रेखा से उत्तरी अक्षांश की तरफ जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। तो इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए। यही कारण है कि कर्क रेखा और मकर रेखा को विशेष बन गया है, इसी कारण से, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश एकदम सीधा जो चमकता है लंबवत, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा तक ही चमकते हैं। उनके बाद उनकी स्थिति विषुवत रेखा की तरफ पुनः आने लगती है। इसके साथ ही जब दक्षिणी अक्षांश में आते हैं 23.5 डिग्री पर, तो यहाँ पर भी आने के बाद से पुनः बैक होने लगते हैं विषुवत रेखा की तरफ। इसीलिए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा प्रमुख रेखाएं हैं। इसी को मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए इधर से भी सूर्य देव घूम के आते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। इस पे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला सेक्शन भारत की मैं बात करूं तो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। भारत की स्थिति यहाँ पे है। भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत वाले सेक्शन में जो सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा दिन तो जरूर होगा जहां पे सूर्य देव एकदम कर्क रेखा पे सीधे चमकते होंगे। तो वो दिन है 21 जून। वो दिन है 21 जून। 21 जून पे कर्क रेखा पे जितने भी देश हैं वहां पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यही कारण है कि हमारे भारतवर्ष में भी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य भगवान उस दिन एकदम कर्क रेखा पे लंबवत चमकते हैं। 21 जून के बाद नीचे आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके कारण दिन छोटा होने लगता है। यही कारण है। इसके अलावा हम बात करें ये उल्टा हो गया। कर्क रेखा इधर है, कर्क रेखा हम इधर लिख देते हैं, कर्क रेखा इधर हो जाता है, और इधर लिख देते हैं मकर रेखा, इधर लिख देते हैं मकर रेखा। ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, मतलब इंडिया अपना इधर है। तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकेंगे तो मकर रेखा पे जाड़े का मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही 22 दिसंबर को
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकते हैं। यही कारण है कि भारत में सबसे छोटा जो दिन होता है वो 22 दिसंबर को ही होता है। भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। क्यों भाई? क्योंकि सूर्य भगवान कर्क रेखा पे एकदम सीधा चमकते हैं, इस कारण सबसे बड़ा दिन होता है। और जब सूर्य पूरा चल जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में और मकर रेखा पे सीधा चमकते हैं यहाँ पर, तो सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत दूर हो जा रहे हैं। इससे सूर्य की स्थिति बहुत दूर हो जा रही है, इसके कारण 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और इसका विपरीत हम देख लें तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे जो भी देश रहेंगे वहां पे सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को मकर रेखा पे जो भी देश रहेंगे वहां पे सबसे छोटा दिन होगा। इसके उल्टा इसके साथ ही 21 मार्च को विषुवत रेखा पे सूर्य सीधा चमकते हैं, इधर से आते हैं 21 मार्च को चमकते हैं। फिर 21 जून को आते हैं विषुवत रेखा की तरफ चलते हैं तो 23 सितंबर को पहुंचते हैं, फिर से 23 सितंबर को पहुंच जाते हैं फिर से विषुवत रेखा के पास। अब इनका दो ये काम है, एक ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा पे आ गए कब? 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पे आ गए, फिर बैक जा रहे हैं तो बैक जाएंगे तो 21 जून के बाद 23 सितंबर को पहुंच जाएंगे कहां पे? तो विषुवत रेखा पे पहुंच जाएंगे। फिर कहां जाएंगे? तो फिर जाएंगे मकर रेखा पे। कब? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को आ गए और फिर 22 दिसंबर के बाद यहाँ से बैक होने लगेंगे विषुवत रेखा के पास, तो फिर से पहुंच जाएंगे 21 मार्च को। 21 मार्च को यहाँ से फिर से पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि भारत वाले क्षेत्रों में 21 मार्च के बाद जो है गर्मी होना प्रारंभ हो जाता है। अब भारत के लोग जो है मनाते हैं बड़ा दिन 25 दिसंबर को। अब उन लोगों का चूंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे हो जाता है इसीलिए मनाते हैं बड़ा दिन, लेकिन समानता यदि भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा दिन हमारे यहाँ शुरू हो जाता है 22 दिसंबर से, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य भगवान मकर रेखा पे सीधा चमकते हैं और 23 दिसंबर के बाद से चलना प्रारंभ कर देते हैं विषुवत रेखा की तरफ। तो ये जो है ये पृथ्वी की परिक्रमण गति है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए 21 जून यहाँ पर सूर्य देव आ जाएंगे नीचे मकर रेखा पे सूर्य भगवान यहाँ पे आ जा रहे हैं 22 दिसंबर को। अब मान लीजिए भारत आपका यहाँ पर है तो दूरी बहुत ज्यादा हो जाता है, सूर्य की किरणें काफी यहाँ पे सूर्य की स्थिति ज्यादा दूर होने के कारण प्रकाश पूरा नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण भारत वाले क्षेत्रों में ठंडी का मौसम आ जाता है। और जैसे जैसे ये विषुवत रेखा की तरफ आने लगते हैं वैसे वैसे भारत में गर्मी होना प्रारंभ हो जाता है। ये किसी भी देश के संदर्भ में ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं इसलिए मैं भारत का उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार पे सूर्य का चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूम जाती है जिसके कारण दिन रात होता है, और सूर्य का चक्कर लगाती है 365 या 66 दिन में, जिसके कारण एक वर्ष होता है, जिस कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसके साथ ही पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण ही हवाएं चलती है, जिसको पवन का हम चलना कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और जैसे ही 21 मार्च के बाद सूर्य आना प्रारंभ होते हैं तो 21 मार्च के बाद लगभग गर्मी होना प्रारंभ हो जाता है। और फिर 21 जून के बाद 23 सितंबर, अब देखेंगे मार्च और सितंबर में लगभग सेम दिन होता है भारत वाले क्षेत्रों में। ये हो गया कर्क रेखा मकर रेखा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया घूर्णन गति के बारे में, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूमती है जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। इसके बाद है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पर, जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। दिन रात क्यों होता है भाई? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूमती है, जिसके कारण दिन रात होता है। इसके बाद मौसम परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 या 66 दिन में एक बार, और चूंकि सूर्य का चक्कर लगाते समय दीर्घवृत्ताकार पे चक्कर लगाती है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्यादा हो जाने के कारण
ठंडी का मौसम आ जाता है और सूर्य देव जब कर्क रेखा पे सीधा लंबवत चमकते हैं तो गर्मी का मौसम होता है। और जब मीडियम में एकदम विषुवत रेखा के पास रहते हैं कब, तो 21 मार्च को या 23 सितंबर को, तो भारत के दूरी ऋतु की विषुवत रेखा से थोड़ा ज्यादा है, तो हमें बसंत ऋतु जैसे मौसम का आनंद लेने को मिलता है। तो ये हो गया आपको, इसमें मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया पृथ्वी की गति के बारे में, घूर्णन गति के बारे में, परिक्रमण गति के बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में, अंटार्कटिक वृत्त के बारे में, आर्कटिक वृत्त के बारे में, पवन का चलना, मौसम का परिवर्तन, दिन रात का होना, सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना और समझने का प्रयास किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।